हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये 5वीं प्रैक्टिस है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छे मैंने लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये कथन पढ़ने हैं और बताना है कि कौन से सही हैं। अभी कथन दिया गया है, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण दिया गया है, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। तो अभिकथन लिखा हुआ है कि अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। ए हॉर्स शू मैग्नेट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है ये। और अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं, ये भी सही है। कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी यानी स्पष्टीकरण भी कर रहा है। बी विकल्प इसमें सही है। इस तरीके से होती है हॉर्स मैग्नेट, आपने देखी होगी अगर तो आपको पता होगा। इस तरीके से तो इसके जो ध्रुव होते हैं निकट होते हैं एक दूसरे के, और ध्रुव निकट होते हैं इसीलिए ये एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यही कारण है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखी बनाने का उद्देश्य है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया अंत तक बने रहिए वीडियो में। पहला विकल्प है तरल कर्षण को निम्न करना, दूसरा है उत्प्लावन में वृद्धि करना, तीसरा है विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना और चौथा है जहाज का घनत्व कम करना। तो पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखी बनाने का उद्देश्य होता है तरल कर्षण को निम्न यानी कि कम करना। पहला विकल्प इसमें सही है। तो कर्षण वह बल होता है जो गति को धीमा करता है, तो इसीलिए इसे धारा रेखी बनाया जाता है तरल कर्षण को निम्न करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राध का दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए? पहला है एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए, दूसरा है एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए, तीसरा है एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए और चौथा है एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो पूछा गया है कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए, तो बी विकल्प इसमें सही होगा। एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। यदि बल्ब को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो सभी बल्बों में समान धारा होगी, इसीलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। यदि एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलेंगे तो कोई भी चालन नहीं होगा, तो ए इसमें गलत है। बी विकल्प इसमें सही है। सी और डी भी गलत लिखे हुए हैं। बी विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा है? यानी कि मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। पहला है कॉर्निया। तो इससे क्या होता है, प्रकाश को केंद्रित करने में मदद मिलती है तथा आंख की रक्षा होती है। ए का चौथा हो जाएगा। परितारका यानी आइरिस, तो इसे मिलाएंगे, पहले से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा है पुतली, इसे मिला देंगे। पांचवें से इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना, इसे मिलाएंगे, दूसरे से प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है। और ई बचा हुआ है, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा। तो इस क्रम में
ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का दूसरा, ई का तीसरा, यानी कि बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। दूसरा है पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। सी लिखा हुआ है निषेचन के उपरांत परागण होता है। चौथे में लिखा है परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। अब बताना है कि कौन से सही है। पांचवें में लिखा है बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। अब बताना है कौन से कथन सही हैं। तो फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, ये सही है। और पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, ये गलत है। निषेचन के उपरांत परागण होता है, ये भी गलत है। परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, ये भी गलत है। बीजांड में निषेचन संपन्न होता ही, ये सही है। पहला और पांचवा इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब ये क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, ये क्यों गलत है? क्योंकि बीजांड उन बीजों में विकसित होते हैं जिनमें एक भ्रूण और एक भ्रूणपोष होता है, तो इसीलिए गलत है। निषेचन के उपरांत परागण होता है, ये गलत है क्योंकि परागण के बाद निषेचन होता है, इसीलिए तीसरा गलत है। परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, तो परागण में पराग कण वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, बीज नहीं होते, इसीलिए चौथा गलत है। पहला और पांचवा इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन लिखा हुआ है श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। कारण लिखा हुआ है एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो ये दोनों ही सही लिखे हुए हैं और जो कारण है वह अवकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए विकल्प इसमें सही है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं ये रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं और एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है, दोनों ही सही लिखे हुए हैं। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्हें WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। ये तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जान लिया, इनका कार्य जान लिया। अब जो RBC होती हैं उनका क्या कार्य है? तो जो RBC है ये फेफड़ों से आपके शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। पहला विकल्प है में वृद्धि होती है, दूसरा है में कमी होती है, तीसरा है समान रहती है और चौथा है आंकी नहीं जा सकती। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, समान रहती है। सी विकल्प इसमें सही होगा क्योंकि जो ध्वनि तरंगों की प्रबलता होती है वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब आयाम अधिक होता है तब ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होती है, इसीलिए इसमें समान रहेगी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला है संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, दूसरा है गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, तीसरा है चालन गैसों में हो सकता है और चौथा है ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन जो है सिर्फ ठोस पदार्थों में हो सकता है, गैसों में नहीं होता है। और संवहन जो है तरल पदार्थ और गैसों में होता है। और विकिरण जो है
इसमें जो ऊष्मा होती है वह माध्यम के कणों को प्रभावित किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। तो इसमें जो गलत है वह सी विकल्प गलत है, क्योंकि चालन गैसों में हो सकता है इसमें लिखा है, जबकि चालन सिर्फ ठोस में होता है, इसीलिए सी गलत है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है धातु एक्स, धातु वाई, धातु जेड को क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है। धातु वाई धातु डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु जेड धातु डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वह ऊपर रखी गई हैं सक्रियता श्रेणी में, और अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। तो एक्स जो है वाई और जेड को उनके लवणीय विलयनों में से विस्थापित कर देता है। तो एक्स जो है इन दोनों से अधिक अभिक्रियाशील है। वाई जो है डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, और जेड डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी कि विस्थापित नहीं कर सकती, यानी जेड धातु डब्लू को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती। तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? तो सर्वाधिक तो एक्स हो गई, क्योंकि ये वाई और जेड दोनों को विस्थापित कर रही है, और जेड डब्लू को विस्थापित नहीं कर पा रही है, यानी कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न की पहचान कीजिए। एक अधात्विक स्नेहक, दूसरे में लिखा है एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है, तीसरे में लिखा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, और चौथे में लिखा है एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो ए में लिखा है एक अधात्विक स्नेहक है, तो ये होता है फास्फोरस। एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है, तो वह होगी जिंक। एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, सोडियम होती है, और एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्न यदि अलग से एक पूछ लिया जाए तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई हो जाता है। अब ए बी सी डी ई क्रमशः हैं ये बताने हैं। तो पहले में लिखा है कि ए एक मुख्य ग्रंथि है क्योंकि वह बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है, तो यह होती है पीयूष ग्रंथि। तो ए तो हो गया पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष किस में लिखा है? तो ए में सिर्फ पहले में पीयूष लिखा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई जाता है, यानी कि ए होगा पीयूष, बी होगा अग्न्याशय, सी होगा अधिश्चेतक, डी होगा थायरॉक्सिन, और ई में फिल किया जाएगा बढ़ जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। यदि आप एक दो भी अगर जानते होंगे तो भी सही कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें पहचाना कि ए एक मुख्य ग्रंथि है और वह बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है, तो ऐसा सिर्फ पीयूष ग्रंथि करती है। तो पहले में पीयूष ग्रंथि लिखा है पहले नंबर पर, इसीलिए मैंने पता कर लिया कि पहला विकल्प इसमें सही है। इसके बाद डी में भी लिखा है, तो डी भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है आगे कि बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, यानी कि अंडाशय तो हो नहीं सकता, इसीलिए पहला विकल्प सही हो गया क्योंकि अग्न्याशय इसमें लिखा था और बी अग्न्याशय है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वे पौधे होते हैं। बी में लिखा है वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। सी में लिखा है सभी कवक एक कोशिकीय हैं, और चौथे में लिखा है कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो पहले में लिखा है कि वे पौधे होते हैं, सही लिखा हुआ है।
ये पौधे होते हैं लेकिन इनमें पर्णहरित नहीं होता है। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते। क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं होता इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये संपन्न नहीं कर पाते। तो दूसरा भी सही लिखा है। सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो कवक जो है एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, तो इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और डी में लिखा है कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं, तो ये सही है। पहला, दूसरा, चौथा यानी कि बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीना वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। रीना पीड़ित है। पहला विकल्प है हेपेटाइटिस से, दूसरा है हैजे से, तीसरा है पेचिस से और चौथा है टाइफाइड से। तो इसमें लिखा है विषाणु जनित यानी कि वायरस वाले रोग से पीड़ित है, उसे भूख नहीं लगती है और उल्टी आती है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वायरस से फैलने वाला रोग है और इसमें लिखा भी है, इसी से आपको पहचानना है। बाकी ये जो तीनों रोग लिखे हुए हैं ये वायरस से नहीं होते हैं। हैजा जो है ये जीवाणु जनित रोग है और पेचिस संक्रामक रोग है और टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु रोग है। तो ये आपको इसी से समझना है, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मृदा ए की निम्न जल वहन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा बी की जल वहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर निम्न है। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। मृदा सी में जल वहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है। मृदा ए बी सी की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले एक एक पढ़ेंगे और उसको पहचानेंगे कि ये क्या है। तो मृदा ए की निम्न जल वहन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है और इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। तो ए क्या होगा कि इसकी निम्न जल वहन क्षमता है और उच्च अंतःस्रवण दर है, तो ए होगा रेत यानी कि बालू। और बी के लिए क्या लिखा है, इस मृदा बी की जल वहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर निम्न है। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो यह होगी चिकनी मिट्टी यानी कि मृण्मय मृदा। इसे ही मृण्मय मृदा कहते हैं, इसे ही चिकनी मिट्टी कहते हैं। सी में लिखा है, सी में जल वहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है, तो सी होगा गाद। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक एक आपको पढ़ना है और पहचानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी कथन लिखा हुआ है, गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है। कथन दूसरे में क्या लिखा हुआ है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। कथन 2 में लिखा है, रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और आगे लिखा हुआ है, जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के सिरा विन्यास में कोई संबंध नहीं है। तो एक अभिकथन है और ये इससे संबंधित 3 कथन लिखे हुए हैं। तो इसमें संबंध बताना है कि कौन सा संबंधित है अभिकथन से। तो अभिकथन में लिखा है कि गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है, तो ये सही बात है। और S1 में लिखा है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है, ये गलत है। जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के सिरा विन्यास में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि संबंध होता है। तो इसलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ए और S1 सही है और ए का समर्थन S1 करता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जड़ों के कितने प्रकार होते हैं, तो जड़ों के 2 प्रकार होते हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने जब NCERT पढ़ाई है तो आपको डिटेल में उसमें पढ़ाया है मैंने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रावस्थाएं देखते हैं वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों
में परिवर्तनों के कारण है। निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है? पहला लिखा है पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। दूसरे में लिखा है अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। चौथे में लिखा है अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। और पांचवें में लिखा है अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। तो इसमें पहला सही लिखा हुआ है, पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि इस दिन पूर्णिमा होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा भी सही लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में कुल 16 प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक NCERT वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सभी करा दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको एक साथ सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।